नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शिव पर सियासत। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने जा रही है। महाशिवरात्रि पर 1 मार्च को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव होगा। इस दिन उज्जैन में मां शिप्रा के तट पर देवस्थान, मंदिरों और नगर में घर घर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्ग की भागीदारी रहेगी। शिप्रा नदी के तट पर दोनों ओर 13 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका, इसके साथ ही हरसिद्धि मंदिर, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। एक बात महत्वपूर्ण है, शिव पर सियासत बात इसलिए की गई है। देखिए, महाशिवरात्रि है, सबकी आस्था होती है और उस पर यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसका स्वागत है, होना चाहिए। उत्साह और उमंग के साथ हर पर्व को मनाना चाहिए। महाशिवरात्रि भी ऐसा ही एक पर्व है। लेकिन बात सियासत की सिर्फ इसलिए है क्योंकि निश्चित तौर पर 2023 है, नजदीक है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जब जब कुछ करने की बात आती है कि कैसे हम लोगों तक कनेक्ट हों, कैसे हम कोई बात करें, मैं बात को थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ ले जाऊंगी, क्योंकि ये बात हमेशा उठी है। जब जब इस तरह के कोई आयोजन होते हैं, उसे हिंदुत्व से कनेक्ट किया जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कहीं ना कहीं अब जो 2023 है वो भी हिंदुत्व पर होगा। ये एक विचारधारा से, प्रतिक्रियाओं से, बातों से बहुत स्पष्ट हुआ है। तो क्योंकि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं और इसीलिए शिव पर सियासत की बात हो गई है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बड़ा धार्मिक आयोजन करने जा रही है। महाशिवरात्रि पर 1 मार्च को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव ज्योति अर्पण महोत्सव होगा। इस दिन उज्जैन में मां शिप्रा के तट पर देवस्थान, मंदिरों और नगर में घर घर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्ग की भागीदारी रहेगी। शिप्रा नदी के तट पर दोनों ओर 13 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका, सिद्धभट, हरसिद्धि मंदिर, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। नगर के नागरिक भी अपने घरों पर 5-5 दीप प्रज्वलित करेंगे। नागरिकों द्वारा उज्जैन नगर निगम के माध्यम से संकल्प पत्र भी भरे गए हैं। शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव में 17,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने पंजीयन कराया है। इसमें विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, खिलाड़ी, व्यावसायिक एवं सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी अखाड़ों के संतगण शामिल हैं। इस वर्ष शिवरात्रि को माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना थी कि इस बार शिवरात्रि ऐतिहासिक मनना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के कारण से हमारे अपने उज्जैन और प्रदेश की एक विशेष पहचान बनती है। इसी कारण से इस वर्ष दीपक का एक आयोजन, महादीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 21 लाख दीपक हम नगर में लगाने वाले हैं। और ये दीपक आयोजन में प्रत्येक व्यक्ति जो दीपक लगाएगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन अपना स्वयं का घोषणा पत्र भर के दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भर के दिए और वो अपने दीपक लेकर के भोपाल से उज्जैन भी आने वाले हैं। इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि 2023 में उसकी सरकार बनने से रही, क्योंकि उसके पास जनता को बताने के लायक काम बचे नहीं है। ऐसे में वो जनता के भरमाने के लिए भावनात्मक मुद्दों का सहारा और धर्म की आड़ ले रही है। ये आयोजन भी उसी का हिस्सा है। किसान परेशान है। किसान का चाहे वो मुआवजा हो, चाहे बीमे की राशि, ये सब मिले नहीं और 2-2, 4-400 मिले। इन सब को छुपाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये धर्म और जाति के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, ये पब्लिक सब जानती है, ये आज कमलनाथ जी की सरकार चुनी हुई सरकार थी और ये खरीद फरोख्त और सौदे की सरकार है। तो ये सौदे की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को हिंदू धर्म के आयोजन पर ही राजनीति समझ आती है। उज्जैन में बड़ा काम हो रहा है, कांग्रेस दीप जलाने पर भी राजनीति करे तो उस पर तरस आ जाता है। उज्जैन में इतना बड़ा काम हो रहा है, वहां पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में किया, उससे जैसा काम
मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें भी कांग्रेस अगर दीप जलाने को भी अगर वो राजनीति समझते हैं तो मैं समझता हूं मुझे तरस आता है ऐसी सोच पर। बहरहाल इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी उज्जैन पहुंच चुकी है। पिछले वर्ष अयोध्या में 9,41,000 दीप प्रज्वलित कर रिकॉर्ड बनाया गया था। शिवराज सरकार उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। अयोध्या के देव दिवाली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी एजेंडे में है। ऐसे में ये आयोजन भी 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनावी दावों में जगह पा सकता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी से इस पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे किसी विषय पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं तो उससे ये समझ में आता है कि आखिरकार जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचते हैं। बहरहाल कांग्रेस को लग रहा है, देखिए आयोजन पर मुझे लगता है सवाल नहीं है, बात इस चीज का उठाई गई है या सवाल इस चीज पर उठाया गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का एहसास है 2023 के लिए, और इसीलिए वो हिंदुत्व का और धर्म की राजनीति का सहारा ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि हिंदुत्व से कांग्रेस को हमेशा ही चिढ़ रही है, इसलिए वो इस तरह के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पेट में तकलीफ होती है, वो सवाल उठाते हैं। बहरहाल मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा था कि जब भी महाशिवरात्रि हो या कोई बड़ा पर्व हो, यदि कोई बड़ा आयोजन हो रहा है और बाबा महाकाल का पर्व है, उनकी नगरी में यह आयोजन हो रहा है, उसका स्वागत है, कांग्रेस करे, भारतीय जनता पार्टी करे। लेकिन ये जो प्रतिक्रियाएं आती हैं और इसको करने का मकसद, जैसा कि निश्चित तौर पर करीब 17,000 से अधिक स्वयंसेवक हैं जिनसे पंजीयन भी कराया गया है। लोग खुद भी, लोगों को एक कनेक्ट करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है कि हाँ, ये टारगेट है कि उन लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसका फायदा निश्चित तौर पर इलेक्शन में भी मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले योगेश जी आपसे, और आपसे इसलिए क्योंकि सवाल उठाए गए इस आयोजन पे कांग्रेस की तरफ से। बहुत छोटा सा सवाल है, तकलीफ किस बात की है? सिर्फ इसलिए कि हार का एहसास है और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, या कुछ और? हर हर महादेव महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से आप सहित सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस परिवार की तरफ से। देखिए राखी जी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 70 के दशक से भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव मैदान में जाती रही है, धर्म की आड़ लेकर, समाज को वर्गीकृत कर, और उनका जनाधार इसी के आधार पर शने शने ही सही लेकिन बना 2014 में। आपको याद दिलाना चाहूंगा, अटल जी की सरकार इसी सांप्रदायिकता के आरोप के चलते एक वोट से गिर गई थी। मुझे भी काफी अफसोस हुआ था क्योंकि अटल जी जैसे व्यक्तित्व और एक बहुत ही प्रभावशाली नेता की सरकार, और उनको एक वोट नहीं मिला था केवल सांप्रदायिकता के आधार पर। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये राम मंदिर निर्माण मुद्दे को लेकर अभी तक पिछले 35-40 वर्षों में जो राजनीति करी है, उसका परोक्ष रूप से पटाक्षेप अभी 10 मार्च 2022 को होने वाला है। आगामी 5 राज्यों के चुनावों के जब परिणाम आएंगे तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो जाएगा कि अब धर्म की आड़ पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। 2 राज्यों से इनकी विदाई सुनिश्चित है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 5 चरण के मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। शिवरात्रि का पर्व है, महाकाल की नगरी है, वहां आयोजन होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आपत्ति इस आयोजन पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति इस बात पर है कि शिवराज सरकार की जो पिछले 16-17 सालों में कार्यशैली है, उसके परीक्षण के पश्चात हर बार हर आयोजन के पीछे लाखों करोड़ों रुपए का जो राजस्व को चूना लगाया जाता है मध्य प्रदेश शासन को, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। आप अपने पार्टी फंड से करिए ना ये सब आयोजन। भारतीय जनता पार्टी का 4,558 करोड़ का फंड है, आप उसमें से करिए। आप पूरे शासन प्रशासन को लगा देते हैं,
और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप ना तो विकास की बात करते हैं, आप ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसानों के समर्थन मूल्य को डबल करने की बात करते हैं। आप वही समाज को वर्गीकृत करके और सत्ता हथियाने का एक षड्यंत्र रचते हैं बारंबार। इस बात पर कांग्रेस को आपत्ति है। ठीक है। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी के बीच का अंतर हमारे राहुल गांधी जी ने काफी अच्छे तरीके से समझाया था। मैं उसका विस्तार से उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा कि वो आज का विषय नहीं है, लेकिन बेहतर होता स्वयं सेवकों की बात करी कि इतने हजार स्वयं सेवक दीप जलाने के लिए जाएंगे। बेहतर होता आज यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हैं, वहां इस प्रकार के स्वयं सेवकों की उपयोगिता को भुलाया जाता। कई बार मोहन भागवत जी कह चुके हैं हमारे स्वयं सेवक इतने मजबूत हैं कि आर्मी की जगह ले सकते हैं, तो भेजो ना सर। ठीक है, यूक्रेन बॉर्डर पर। मैं समझी योगेश जी, मैं समझी। वापस आती हूँ दिव्या जी। बात बहुत स्पष्ट रूप से वो अपनी आपत्ति बता रहे हैं। मुझे लग रहा है आप समझ गई होंगी कि आपत्ति किस बात की है। तो एक तो उसका जवाब और एक बहुत छोटा सा प्रश्न कि ये जो पंजीयन करवाए गए हैं जो स्वयं सेवक हैं, इनका मकसद क्या है पंजीयन कराने का? राखी जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बाबा भोलेनाथ की बहुत सारी जय हो और सबको महाशिवरात्रि पर्व की अनेक अनेक अनन्य शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ हम सबके जीवन में क्या महत्व रखते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सबका भला हो, सबका मतलब बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, बस इस बात की मेरी सब शुभकामनाएं हैं। योगेश जी को स्मरण कराना चाहूंगी। योगेश जी, आपके जो राहुल गांधी जी हैं, आपको याद होगा पिछले गुजरात चुनाव के समय में बहुत उतावले होकर उन्होंने बहुत अपना जनेऊ दिखा के शिव भक्त बताया था अपने आप को, स्मरण है ना आपको? और दूसरा ये कि हिंदुत्व और हिंदूवादी का जो अर्थ है वो मुझे लगता है माननीय राहुल गांधी जी को अभी तक क्लियर नहीं है। वो खुद ही बताते बताते कंफ्यूज हो जाते, तो वो एक अलग विषय है, वो बिल्कुल एक अलग विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है राखी जी, जिन लोगों ने आज दिन तक तुष्टीकरण की राजनीति करी हो, जिनको ये न पता हो कि उनका स्वयं का धर्म है क्या, या बताने में शर्म आती हो या बताने में तकलीफ होती हो, वो कैसे हाँ भरेंगे कि हाँ हम शिव भक्त हैं, हाँ हम इस भक्ति में लीन हैं, या हमें इस काम के लिए आगे बढ़ना है, या मुझे इस लोगों को इस काम के साथ जोड़ना है। देखिए ये समाज है जिस समाज में बाबा भोलेनाथ जो है वो सबके घर में व्याप्त है और हम सब अति उत्साह के साथ कल का त्योहार मनाने के लिए तैयार हैं। और अगर हम दीपदान कर रहे हैं, हम दीपदान करना चाहते हैं और सरकार यदि इसका मौका दे रही है, तो इससे सुंदर उत्सव क्या हो सकता है कि बाबा भोलेनाथ के चरणों में हम अपना एक छोटा सा योगदान दे सके और दीप जला सके। तो ये तो बहुत सुंदर आयोजन है। मुझे तो बल्कि लगता है कि मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप भी आइए और अपना दीपदान करिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन बहुत कम होते हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस तरह के आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। दिव्या जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे से ना करें। मैं आ रही हूँ। देखिए तकलीफ क्या होती है, आप जब कुछ नहीं कर पाते तो आप सिर्फ उंगली उठा पाते। अगर आप कुछ कर पाते होते तो आप भी कहीं जाके करवा लेते दीपदान। आपको किसने रोका था किसी शिव मंदिर में जाके कोई आयोजन ना करे? मैं कांग्रेस के अपने हर मेरे साथी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आइए आप भी इस तरह का आयोजन करिए। आपको किसने रोका है? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये कि जब आयोजन हो रहा हो तो फिर उसमें उंगली जरूर उठानी है। उसमें उंगली उठानी दूसरी तरफ है कि ये आयोजन हो क्यों रहा है। तो साहब आप आइए और बहुत महाशिवरात्रि जैसा पर्व है उसको मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, आनंद मनाइए। और ये कोई रिकॉर्ड या ना रिकॉर्ड या इन सब चीजों का वो नहीं है, ये सिर्फ ये है कि दिल की खुशी है और इस खुशी को आनंद को हम मनाना चाहते हैं। मनाने का हमारे पास क्या तरीका है? एक छोटा सा दीप जो खुशी बनाता हो, जो एक दूसरे से जब आप दीप जलाते हैं तो दीप जला के जो हमारे एकता होती है, उस एकता और अखंडता का ये एक प्रतिबिंब है। आइए आप भी आइए और हम एकता और अखंडता के साथ हम सब मिलकर अपने आज शिव बाबा के चरणों में अपना एक छोटा सा योगदान दें। बस इतनी सी बात है। उस बात में सियासत कहाँ से आ जाती है मुझे ये बताइए। ठीक है योगेश जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए राखी जी, दिव्या जी को मैं एक बताना चाहूंगा कि मन में आस्था होना और देवादिदेव महादेव की पूजा करना हमारे हिंदुस्तान में
हम लगभग साल भर हर त्योहार बड़ी ही धूमधाम और पूरी श्रद्धा भक्ति के अनुरूप बनाते हैं और व्रत नियम का आचरण भी करते हैं। मैं शिवरात्रि पे, नवरात्रि पे उपवास भी रखता हूँ। मेरे खुद के घर में पिछले कई वर्षों से 35-40 वर्षों से माता रानी की जोत जल रही है। तो ये सब एक बताने का या जताने का जरूरत नहीं है। अगर हिंदू हैं हम, हमारी प्रभु के प्रति आस्था है, तो उसको सार्वजनिक रूप से हम बताकर क्या जताना चाह रहे हैं, ये एक प्रश्न है मेरा। आप ठीक है, आप अपने धर्म को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हर व्यक्ति का ये अधिकार है भारत के संविधान में, करना चाहिए। हमारी आपत्ति इस बात पर है, देखिए दीपदान तो आपने कोरोना काल में भी किया था, क्या कोरोना चला गया? खूब लोगों से दिए, बत्ती, मोमबत्ती जलवाई आपने, थाली ढोल मंजीरे बजवाए, गया कोरोना उसको? 1,70,000 से ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हो गई और पूरे देश भर में 35-40 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। गंगा जी में लाशें तक बहा दी, तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ, हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी सत्ता पर है। तो देखिए, ये धर्म की आड़ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की जो चेष्टा करते हैं ना, उस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है। अब तो आपत्ति जनता को है कि आप ना तो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, न किसानों की यूरिया की बात कर रहे हैं, न किसानों की डबल आय का मामला उठा रहे हैं, ना ही कुपोषण पे काम कर रहे हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ पर निरंतर लगातार मध्य प्रदेश और प्रदेश की जनता को भ्रमित करते जा रहे हैं और आरोपित करते कांग्रेस को। राहुल गांधी जी का नाम इन्होंने दिया, राहुल गांधी जी परम शिव भक्त है, बताने की या जताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वहां जाकर चीन की घाटी में जाकर दर्शन किए हैं भगवान महादेव के, जहाँ मोदी जी जाने में 100 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे। तो बहुत कठिन यात्रा होती है मैडम, जाके देखिए। मुंह चलाना आसान होता है, मैं जा चुकी हूँ। मुंह चलाना आसान होता है, लेकिन वहाँ जाकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर हिंदुस्तान में किसी ने करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने करी है। नेता को मैं चुनौती देता हूँ कि करके दिखाए एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो ये सब बातें हैं, हर हिंदू के धर्म में अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था है और वो उसको अपनी श्रद्धा भक्ति और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप मनाता है। दिव्या जी 1 मिनट, योगेश जी एक छोटा सा सवाल मेरा। योगेश जी, घर फूक कर, 1 मिनट राखी जी, लेट मी कंप्लीट। हम लोग घर फूक कर दिवाली नहीं मनाते हैं। स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने आरोप लगाया था शिवराज जी के ऊपर कि शिवराज जी घर फूक कर दिवाली मनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश और हर प्रदेशवासी के ऊपर 35-40 हजार का कर्जा इसी आयोजनों के कारण हुआ है। अनाप शनाप खर्चा, कहीं से भी लोन लिया, किसी भी ब्याज पर उठाया, चाहिए मतलब पैसा चाहिए, जमीन जायदाद बेच रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो ये इस प्रकार की कार्यप्रणाली से देश की जनता बहुत दुखी है। ठीक है, चलिए दिव्या जी अपनी बात रखिए, फिर मैं लूँ सवाल अपना। हाँ राखी जी, मैं योगेश जी की बातों का जवाब देना चाहूंगी। योगेश जी, आपने कहा कि मुझे मेरा धर्म मैं अपने 4 दीवारी में अपने कमरे में करता हूँ, तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? तो गर्व से कहने में आपको शर्म क्यों है? अगर मुझे आज गर्व है, सर एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, सर मेरे को बोल रहे, मैं अगर आज हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं हिंदू, तो इसमें शर्म किस बात की? मैं मेरे घर की 4 दीवारी में हिंदू हूँ और जब मैं बाहर जाऊं तो मैं बोलूं कि नहीं मैं सनातनी नहीं हूँ और मैं आज हिंदू नहीं हूँ, आज मेरा मूड नहीं है हिंदू होने का। ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसका मतलब मैं दोगला हूँ, इसका मतलब मैं दोगला हूँ। एक सेकेंड है ना, मैं घर के अंदर तो हिंदू हूँ क्योंकि मुझे आज सारे रस्म रिवाज सब निभाने हैं, मुझे शिव भक्ति भी करनी है, मुझे माता की भक्ति भी करनी है, मुझे व्रत उपास भी करना है। लेकिन मैं घर से जैसे ही बाहर निकलूं उस दिन हो सकता है कि मैं अपना कोई धर्म और बदल लूं और मैं सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हो जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल मेरे लिए इमेज अच्छी नहीं। क्या ये दोगलापन नहीं होगा? तो आपको अपने धर्म में अपना बोल लेने में क्या दिक्कत है? मैं गर्व से बोल रही हूँ कि मैं योगेश आ रही हूँ, 1 मिनट जी। दूसरा, आपने प्रश्न उठाया कि रोजगार और किसान के बारे में चर्चा नहीं हो रही। तो योगेश जी, आप शायद भूल रहे कि अभी पिछले हफ्ते ही रोजगार मेले में कितने रोजगार की घोषणाएं हुई। आप भूल रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले फसल बीमा योजना के बारे में क्या चर्चा हुई। तो आप अगर ये अब आरोप लगाएं
कि किसान के बारे में चर्चा नहीं हो रही, रोजगार के बारे में चर्चा नहीं हो रही, तो साहब ये भी आरोप गलत साबित हो गया आपका। दूसरी बात ये कि जब रोजगार की बात करते हैं तो आप किसान की बात करते हैं, जब किसानों की बात करें तो फिर आप रोजगार पे आ जाते हैं, क्योंकि समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि आपको सिर्फ उंगली उठानी है। आप लोग अगर काम करना चाहें तो काम करिए ना, काम करने से रोक तो नहीं रहा आपको कोई। प्रॉब्लम ये है कि अंगूर खट्टे हैं, आपको आरोप लगाना है, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं तो आरोप लगाते रहिए। हमको जस्टिफिकेशन देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम काम कर रहे हैं और सीधा ठोक के काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तीसरी बात आपने जो मानसरोवर की करी थी, योगी जी, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए दे दूं, माननीय राहुल गांधी जी वो यात्रा पूरी नहीं करी थी, वो वापस आ गए थे और मैं मानसरोवर की यात्रा कर चुकी हूँ। ठीक है योगी जी, एक छोटे से सवाल का जवाब है कि कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को वाकई में हिंदुत्व से चिढ़ है या फिर ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, राम मंदिर का एक मुद्दा भी ले लूं, और ये एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उससे उसको फायदा मिलता है इलेक्शन में, क्या वो उस बात का डर है कांग्रेस को? नहीं, देखिए राशि जी, कांग्रेस को डर इस बात का नहीं है। मुझे थोड़ा सा दिव्या जी की स्टेटमेंट पे प्रकाश डालना पड़ेगा। दिव्या जी जैसी समझदार प्रवक्ता से मुझे ऐसे हास्यास्पद बयान की उम्मीद तो कतई नहीं थी। राखी जी, आप स्वयं सोचिए कि आप घर से बाहर निकल के और ये बताएं लोगों को कि मैं हिंदू, कितना हास्यास्पद है। मतलब आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ, तब आपको मानेंगे लोग हिंदू है, वरना राखी जी हिंदू नहीं है, योगेश गुप्ता हिंदू नहीं है, और जितने भी हिंदू हैं जो हिंदुत्ववादियों की तरह बात नहीं करते हैं वो हिंदू नहीं है। मतलब हिंदू होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, देशद्रोह का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बन रही है, बांट रही है, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। मतलब ये क्या इन्होंने क्या ठेका ले रखा है, ठेकेदार बन गए हैं समाज के, या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भारत की राजनीति के ये लोग ठेकेदार हो चुके हैं कि इनके हिसाब से जमाना चलेगा, इनके हिसाब से राखी जी चलेंगी या योगेश गुप्ता चलेगा या दिग्विजय सिंह जी चलेंगे तो वो हिंदू है, अदरवाइज तो केवल हमारे शिवराज जी हिंदू हैं या नरोत्तम मिश्रा जी हिंदू हैं, बाकी सब हिंदू नहीं है। अरे साहब छोड़िए, काम पर फोकस करिए। आपने सत्ता को लोकतंत्र का चीर हरण करके हथियाया दोबारा। 2 साल हो गए, 2 साल में एक ऐसा जनता के हित से जुड़ा काम नहीं किया कि आप 2023 में जनता के सामने जा सके कि हमने 2 साल में आपके लिए ये काम किया। हाँ, दिव्या जी बोलिए। काम शिवराज सरकार या केंद्र की मोदी सरकार करती है तो उसको जताया जाता है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली क्या है, कांग्रेस के लिए ये बड़ा सा ना, जैसे कहते हैं ना कि एक जख्म जो हमेशा हरा रहने वाला है, ये वो वाला हाल है। आपको एक्चुअली आपसे अपना गढ़ न संभला, आपसे अपना घर नहीं संभाला गया, आपसे अपने इतने बड़े दिग्गज नेता नहीं संभाले गए। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग के अंदर जो ईगो प्रॉब्लम थी, ईगो हैसल थी, जो 2 बड़े आपके वरिष्ठ नेता थे जिनके 2 पुत्र प्रेम के कारण आपसे एक तीसरा जो बहुत बड़ा नेता था आपसे संभाला न गया, और उस चक्कर में आपने वो नेता भी नहीं खोया, आपने वो नेता ही खोया और साथ में सरकार भी खोई। अतिक्रमण कर रही है, आप मेरा समय का अतिक्रमण कर रही है। देखिए, आपने कहा कि हम लोग अपना घर नहीं संभाल सके। 35 करोड़ में विधायक आपकी पार्टी के लोगों ने धन बल बाहुबल भ्रष्टाचार से उपार्जित धन के माध्यम से लगाया, खरीदे। कई विधायकों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। बेंगलुरु अपहरण, देखिए मैडम, बेंगलुरु अपहरण करके आपके सरकार के 2 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व विधायक बेंगलोर लेके गए, अरविंद भदौरिया जी, उमाशंकर गुप्ता जी, और उसके जो बीच की जो की भूमिका थी उसमें कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान थे। तो ये जग जाहिर है, प्रदेश की जनता ने आप लोगों के 15 साल के कार्यकाल का अवलोकन करने के, आप लोगों के कार्यकाल का 15 साल प्रदेश की जनता ने अवलोकन किया, तत्पश्चात कांग्रेस को जनादेश दिया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको ये दोबारा अवसर नहीं दिया है, ये आपने अवसर छीना है। मध्य प्रदेश की जनता के जन आशीर्वाद का अपहरण किया है आपने। ठीक है योगेश जी, लेकिन अब समय
चुके हैं। चलिए, उसके 2023 बाद अभी जो है। आपको रिजल्ट जी, बता दो- दीजिए। तो मुझे तो लगता है इस चीज को खत्म ही कर दें कि किसकी सरकार है, किसकी चली गई थी। अब तो 2023 की तैयारी है ना, 2023 में देखते हैं कि बिल्कुल। क्या होता है। ठीक है दिव्या जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय की सीमा। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि महाशिवरात्रि सबका पर्व है, सबके लिए पर्व है। हमें अगर हमारी भावना के अनुसार अगर मुझे उसको प्रतिबिंबित करना हो, अगर मुझे उसे उजागर करना हो, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं एक छोटा सा अपना आहुति, छोटा सा अपना एक दीपदान करूं। और शिव भक्त होने के कारण शिव महाशिवरात्रि बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरा अगर अपना एक दीप प्रज्वलित करना चाहूंगी तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। मैं चाहूंगी और आमंत्रित करूंगी कि आप सब भी आए और उस दीपदान में अपना एक दीप जरूर जलाएं। ये ऐसा बहुत कम इस तरह के आयोजन होते। आइए हम सब मिलकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में एक दीप का दान करें। हाँ योगेश जी बोलिए। जी देखिए राखी जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इस दीपदान आयोजन में भी ठीक उसी प्रकार करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा जिस प्रकार 600 करोड़ पौधारोपण नर्मदा मैया के किनारे लगाने के चक्कर में ग्रीनिज रिकॉर्ड बनाने का एक षड्यंत्र किया गया था, ढोंग रचा गया था। इस दीपदान के माध्यम से प्रदेश सरकार के खजाने को पुनः चूना लगाया जाएगा। लिख के देता हूँ मैं इस बात की गारंटी, क्योंकि सिंहस्थ के आयोजन में 600 रुपए का मटका बेचने वाली शिवराज सरकार आज भी यथावत उसी कार्यशैली पर चल रही है। चलिए ठीक है, क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो ये पर्व है, इसे उत्साह से मनाना है। लेकिन जितनी चीजें आई हैं पता नहीं कब इन तमाम चीजों से निकल पाएंगे। खैर, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, शिव पर सियासत और शिव के साथ साथ मुझे लगता है बाबा भोलेनाथ पर भी सियासत करने लगे, उनके आयोजन पर भी सियासत होने लगी। एक बात है, जो भी ये कार्यक्रम होते हैं, मैंने कहा ना, उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति कौन कर रहा है, कितना खर्चा आएगा, उसका जवाब दें, उसका रिकॉर्ड दें, उसके पीछे आप इतने सारे लोगों का पंजीयन करा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा का विषय बनती है। और चलते चलते एक और बात कि जब भी बड़े आयोजन होते हैं कुछ भ्रष्टाचार की चीजें भी सामने आती है, इसलिए इन तमाम आयोजनों पर सवाल उठते हैं। बहरहाल ये कितना सही है कितना गलत ये देखेंगे। और अभी तो फिलहाल जब 23 आएगा तब और समझ में आएगा कि जनता किसके साथ है और इस तरह की चीजों को वो कैसे लेती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।